जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो स्क्रूटनी फॉर्म भरना है आपको डीवी के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करने हैं या ओरिजिनल अपलोड करने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस भर्ती से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, जो डेमो के लिए हमने ये स्क्रूटनी फॉर्म यूज किया है, ये वीडियो भर्ती में एक कैंडिडेट के द्वारा भरा गया स्क्रूटनी फॉर्म है। सेम आपकी जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसमें भी सेम ही स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाना है। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपके रोल नंबर और जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है ये ऑटोमेटिक यहाँ से असेस करने वाला है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि ये स्क्रूटनी फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ। तो जैसे ही आप अपनी SSO ID से लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल अगर आप खोलते हैं तो वहाँ पर माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नाम खुलकर आ जाएगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 और उसके सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से साथियों आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। अपने नज़दीकी ई-मित्र या आप सेल्फ भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आता है और यहाँ पर सबसे पहले आपके रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, ये सब ऑटोमेटिक साथियों ये असेस करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। इसके बाद में आपके सामने ये जो कॉलम है मेरिट क्रमांक वाला, ये साथियों ब्लैंक रहेगा। तो इसमें आप NA लिख सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं, क्योंकि मेरिट क्रमांक आपका फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में ही डिसाइड होगा। तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट नंबर। तो ये भी आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि आपकी यहाँ पर ऑनलाइन फीस पेमेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार के पोस्टल ऑर्डर के नंबर नहीं डालने हैं। विज्ञापन संख्या साथियों ये ऑटोमेटिक यहाँ पर असेस करने वाला है, ये भी आपको और नहीं लिखना है। पद कोड एवं क्रम संख्या, इसमें काफ़ी डाउट चल रहे हैं। कॉफ़ी कॉल भी मेरे पास आए कि सर इसमें क्या करना है। इसको या तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा या एक नंबर भी इसमें डाल सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि कुछ कैंडिडेट ये डाउट हो रहे हैं कि ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 1 लिखना है, सीनियर जो आपका कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए 2 लिखने हैं। बिल्कुल साथियों ऐसा नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में 1-1 लिख सकते हैं। 1-2 उनके लिए लिखना होता है साथियों। जैसे मान लीजिए कि RS की भर्ती है तो उसमें अलग अलग जो पोस्ट रहती हैं तो उनके लिए पद कोड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस भर्ती में सीनियर और बेसिक के लिए कोई अलग से पद कोड नहीं दिया गया है। ये अपने आप में दोनों अलग भर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर आप 1-1 लिख सकते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ देंगे, वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। पद का नाम ये साथियों ऑटोमेटिक असेस करेगा और विभाग का नाम यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर साथियों है। कुछ साथी यहाँ पर भी डाउट हो रहे हैं कि सर यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं आएगा क्या। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये भर्ती करवा रहा है तो उनका ही नाम यहाँ पर आने वाला है। अगला जो ऑप्शन है वो आरक्षण को लेकर है कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो इसमें साथियों ये भी ऑटोमेटिक असेस करेगा, यहाँ पर आपको चेंजमेंट का मौका नहीं मिलेगा। कुछ साथियों ने गलत जो कैटेगरी फिलअप कर रखी है तो साथियों वो गलत ही इसमें शो करने वाला है। तो आपको अगर कैटेगरी चेंज करनी है तो आप राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड में संपर्क कर सकते हो, वहाँ से ही आपकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। स्क्रूटनी फॉर्म में साथियों ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था जो कैटेगरी उसमें दी थी वो यहाँ पर आने वाली है। इसके बाद में आपके सामने साथियों यहाँ पर ये 12 जिले के किशनगंज, अगर आप इस कैटेगरी से हो तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र विवरण, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं। तो अगर आप TSP से हैं तो यहाँ पर हाँ कर दीजिए। अगर अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु चयन चाहते हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो TSP एरिया से बिलोंग करते हैं लेकिन नॉन TSP में वो सिलेक्शन चाहते हैं, वहाँ की कट ऑफ में वो पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों फिर आपको हाँ का ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है साथियों वो मूल निवास व जन्म स्थान का है। ये भी आपका लगभग ऑटोमेटिक असेस करता है, लेकिन अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो अन्य टिप्पणी में साथियों कर सकते हैं। अन्य टिप्पणी में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हो। बिल्कुल आप अपने गांव का नाम इस अन्य टिप्पणी में लिख दीजिएगा। अगला जो ऑप्शन है वो स्पेशल कैटेगरीज के लिए है। आप एक महिला कैंडिडेट है तो महिला के नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना चूज कर लीजिएगा। अविवाहित, विवाहित, विधवा या फिर तलाकशुदा।
इनके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चूज कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है पीएच कैटेगरी का, तो आप पीएच कैटेगरी में भी चूज कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से आप संपर्क रखते हैं। भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी यहाँ पर आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगला ऑप्शन है सेवारत कर्मचारी का। सेवारत कर्मचारी का भी साथियों ऑटोमेटिक असेस होने वाला है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर यस क्लिक किया था तो यहाँ पर यस ही क्लिक होने वाला है। उसके लिए फिर आपको एनओसी वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक विभागीय कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पर ये सभी में नहीं लिखकर आने वाला है। अगला ऑप्शन है साथियों आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पर आपके जो नाम है वो इंग्लिश में ऑटोमेटिक असेस कर लेगा, लेकिन हिंदी में आपको नाम की एंट्री करनी होगी। जैसे आपका स्वयं का नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में और माता का नाम हिंदी में आपको यहाँ पर खुद से फिलअप करना होगा। आवेदक की जन्म तिथि ये ऑटोमेटिक असेस कर लेगा, लेकिन आपको वेरीफाई कर लेना है कि सही है या नहीं है। इसके बाद में जब ये फॉर्म जारी हुए थे तो उसमें एक डेट दी हुई है कि इस डेट को आपकी एज इतनी होनी चाहिए, तो उस डेट तक साथियों यहाँ पर आपकी एज कितनी हो गई थी ये भी आप देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक ये असेस कर लेगा। इसके बाद में आपकी नागरिकता और धर्म के बारे में जानकारी देनी है। अगला ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति। अगर आप एक अविवाहित कैंडिडेट है तो यहाँ पर अविवाहित के नीचे हाँ लिखा आएगा, लेकिन अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट है तो विवाहित के नीचे यहाँ पर हाँ लिखा आएगा। अविवाहित को यहाँ पर आगे कुछ भी फिलअप नहीं करना है इसके संबंध में, लेकिन आप अगर एक मैरिड कैंडिडेट हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपने पति का नाम, अगर एक महिला है तो, और अगर एक पुरुष है तो अपनी पत्नी का नाम देना है, विवाह की तिथि देनी है, विवाह का स्थान देना है, और जो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीयन संख्या है वो देना है, पंजीयन का स्थान कहाँ पर आपने पंजीयन करवाया है वो देना है, और पंजीयन अधिकारी जो लगभग राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी ही होते हैं तो उनका नाम भी यहाँ पर दे देना है। तो ये जानकारी एक मैरिड कैंडिडेट को फिलअप करनी है। अगला ऑप्शन है जो कैंडिडेट मैरिड हैं और उनके जीवित पुत्र या पुत्री हैं तो उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है कि उनका नाम, पुत्र या पुत्री का नाम, जन्म दिनांक यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर आपको यहाँ पर जो कॉलम नंबर 10 है उसमें जानकारी देनी है कि 1/6/2002 से पूर्व आपकी कितनी संतान थी और 1/6/2002 के बाद में कुल कितनी संतान है, ये आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। कॉलम नंबर 11 में साथियों आपके पत्र व्यवहार का पता है, जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है आपका वो आपको यहाँ पर देना है। ये एडिटेबल रहेगा, आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। स्थायी निवास का पता जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो मूल निवास में आपका एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद में अगला जो कॉलम है साथियों वो है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से असेस करने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपको रोल नंबर डालने हैं। कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि 10th के बाद में 12th की मार्कशीट ये फेच नहीं करेगा। वीडियो भर्ती में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ। तो ऐसे कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी प्रोसेस है। जैसे ही आपकी 10th की मार्कशीट फेच हो जाती है तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, वहाँ से आपको बैक आना है, फिर 12th के रोल नंबर डालने हैं, आपकी 12th की मार्कशीट फेचअप हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसके बाद में आपका अगला जो कॉलम है वो स्नातक, यानी अगर बीटेक या ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और इसके बाद में अगर आपने पीजी वगैरह कर रखी है तो वो जानकारी भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर विशेष प्रकार का कोर्स कोई कर रखा है कंप्यूटर से संबंधित तो वो जानकारी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है इंटर्नशिप का, तो ये आपको NA लिख देना, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो कोई ज़रूरत इसकी है नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन विवरण ये वगैरह आपको खाली छोड़ देना है। पद हेतु तो आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, तो इस पद के लिए कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र की आपको जरूरत नहीं थी, तो ये जानकारी भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। 14 नंबर कॉलम भी आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोई स्पेशल जानकारी नहीं देनी है। इसके बाद में यहाँ पर साथियों आपके साइन आ जाएंगे और इसके बाद में जब आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का, ये आपको ध्यान से अपलोड करने हैं। संलग्न सूची प्रपत्र 2, यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको जारी क्रमांक और दिनांक का खास करके साथियों ध्यान रखना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके सामने वो लिस्ट खुल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वही डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी 10वीं क्लास की यहाँ पर मार्कशीट और सेकेंडरी की जो आपकी प्रमाण पत्र है उसका ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही साथ होंगे तो उनके सीरियल नंबर तो साथ में ही होने वाले हैं, एक ही होने वाले हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो उनके यहाँ पर जारी क्रमांक अलग अलग रहने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ भर दीजिएगा। इसके बाद में आपने अगर BA BSc BCom कर रखा है तो उस मार्कशीट के सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, या रोल नंबर नहीं भरने हैं आपको। ये ध्यान रखिएगा, जारी क्रमांक यहाँ पर सीरियल नंबर के बारे में वो बोल रहा है, और जारी दिनांक आपको वो लिखनी है कि किस दिनांक को वो जारी हुई है। वो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाल दीजिएगा। इसके बाद में अगर आपने बीएससी, बीए या बीकॉम या बीटेक की है तो वहाँ पर आपको डिग्री भी मिली होगी, तो उस डिग्री के सीरियल नंबर और वो जारी दिनांक भी लिखनी है। ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो फिर आपको प्रोविजनल डिग्री की जारी दिनांक और जारी क्रमांक यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके सामने ऑप्शन खुल के आता है तो। मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र तो आपको अपलोड करने ही है। इसके बाद में अन्य प्रमाण पत्र में यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर भर्ती है, अनुदेशक भर्ती है, इसमें आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। वीडियो भर्ती में तो यहाँ पर कैंडिडेट के लिए ऑप्शन था कि यहाँ पर वो अपना RSCIT का सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं दिया था, तो उन्होंने RSCIT का अपलोड कर दिया था, लेकिन आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। इसके बाद में एक डाउट और चल रहा है कि संलग्न संख्या में क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी आपका सीरियल बनता है वो सीरियल नंबर डाल दीजिएगा। 12 नंबर जो कॉलम है आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये NOC के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जो फिलहाल राज्य सेवा में कार्यरत हैं। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को फिलअप करना है और किसी भी कैंडिडेट को इनको फिलअप नहीं करना है। इसके बाद में शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये प्रपत्र 3 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को भरना है जो अपनी ग्रेजुएशन या बीटेक के फाइनल ईयर में थे। उनको यहाँ पर अपने संस्था प्रधान, जिस संस्था से वो ग्रेजुएशन या बीटेक कर रहे थे, उस संस्था प्रधान के साइन और स्टाम्प लगवानी है। यहाँ पर उनकी कॉमन जानकारी, नाम, पिता का नाम, निवासी और जो शैक्षणिक योग्यता आपने अरहर की है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपके साइन आने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर साथियों अगला कॉलम आ जाता है कि अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, यहाँ पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर ये आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ने के बाद ही इन कॉलम को टिक कीजिएगा। जैसे मैं आपको 2-4 कॉलम बता देता हूँ कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है, कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें जो योग्यता चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही है या उससे अलग है। तो यहाँ पर लगभग कैंडिडेट की यहाँ पर सर्वथा अनुरूप ही मिलने वाली है, तो यहाँ पर इस पहले कॉलम पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगला कॉलम है यहाँ पर अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। तो इसके कहने का मतलब है कि साथियों 9 मार्च 2022 तो इस फॉर्म की अंतिम डेट थी, उससे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता थी या उसके बाद में आपने ग्रहण की है। तो अगर आपने पहले प्राप्त कर ली है तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर बाद में की है यानी आप अपेयरिंग में थे तो आपको आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की है, ये आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगला कॉलम है कि आप अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित थे या नहीं थे, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। मतलब आप इन कॉलम को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और उनको पढ़ने के बाद में ही जो चीज़ आप पर लागू होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगला कॉलम है श्रेणी के बारे में दिया है, अनुभव वाला आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी टिक नहीं करना है। इसके बाद में आपकी आयु की जानकारी दी गई है कि आयु जो आपका विज्ञप्ति जारी हुई थी इस फॉर्म की, उस फॉर्म में एक डेट दी हुई है कि इस डेट तक आपकी इतनी आयु होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर एज निकल कर आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में साथियों अगला जो कॉलम यहाँ पर निकल कर आता है वो आता है कि अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों के लिए जो छूट है, उस छूट में अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए आप निःशक्त जन है तो आपको 10 साल तक की सामान्य श्रेणी में छूट है आयु में, तो यहाँ पर आप उसके सामने टिक कर सकते हैं। SC ST या OBC से है तो 5 वर्ष तक की छूट चाहिए, तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। सामान्य वर्ग की महिला है तो इनको 5 वर्ष तक की छूट है, तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। मतलब आप जिस कैटेगरी से हो और आपको उसमें एज में छूट चाहिए तो उसके सामने आप टिक कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको छूट नहीं चाहिए तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके टाइम आपके साइन ये थे, और अभी आपको ये साइन अपलोड करने के बाद में यहाँ पर साथियों आने वाला है, तो ये दोनों आपके लिए लगभग सेम होने चाहिए, इसमें आपको डिफरेंस नहीं करना है। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण कॉलम आता है वो आता है साथियों दस्तावेज परिनिरीक्षक का अधिकारी मई दिनांक, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारी करने वाला है। यहाँ पर वो आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में यहाँ पर उसकी साइन और स्टाम्प आने वाले हैं। आपकी कोई अगर कमी पाई जाती है डॉक्यूमेंट में तो वो आपको वहीं पर अवगत करवा देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, इसकी वजह से आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाला जा रहा है। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट है तो आप लाकर यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जमा करवा सकते हैं, आपको प्रोविजनल लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अगर आप नहीं ला सकते तो फिर साथियों यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में ही आप रहने वाले हो और फिर लास्ट में आपको
यहाँ से इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में साथियों यहाँ पर आता है ये अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, किस लिए ये आपको चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें, जैसे ही ये टाइप करते हैं तो सबसे पहले वीडियो अपना ही आता है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो ये था साथियों स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में अपना कंप्लीट वीडियो, कैसे भरना है, कौन कौन सी जानकारियाँ आपको अपलोड करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। एक और चीज़ बता दूं कि जो संलग्नक सूची है उसमें डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर और कोई भी डॉक्यूमेंट के संबंधित कोई डाउट आपका रह जाता है, फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हो। अपने मोबाइल नंबर है 8696307064, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम आपके लिए साथियों उपलब्ध रहूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।